Namaskaram. This is our second episode of Polity and Governance from PT 365. It is going to be extremely useful for those appearing in Prelims 2025. So let's start. So this news is on Delimitation Commission. So this is the context. Supreme Court in this किशोर चंद्र छगनलाल राठौड़ केस हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सो इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है कि ये केस का नाम है. This case you should remember because there could be chances that UPSC may ask you like two column type questions. UPSC आपसे ऐसे पूछ देगा. UPSC may give you columns like suppose one column of cases, second column of subject matter. Here four cases can be given, name of the cases, and here four subject matters can be given, and UPSC may ask you to identify the correctly matched pairs, correctly matched. In this, one option can be like this Kishore Chandra Chhaganlal Rathore case. It is related to delimitation commission. तो this is an important fact. आप इसको याद कर लें. सो व्हाट इज डिलिमिटेशन कमीशन? कोर पॉलिटी रिलेटेड स्टफ है. आपको इजीली आपको लक्ष्मीकांत वगैरह में बुक्स में मिल जाएगा कोर पॉलिटी रिलेटेड फैक्ट्स. तो अगर आपने पॉलिटी उधर से पढ़ी है, अगर आपने नोट्स बनाया हुआ है, तो नो डाउट ये चीज़ें आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप रिवाइज करने के लिए इसको देख सकते हैं. तो डिलिमिटेशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ईच स्टेट फॉर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज. तो डिलिमिटेशन है फिक्सिंग ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, कितने सीट्स होंगे, एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो दो चीजों की बात हो रही है. पहला है सीट्स, दूसरा है बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. दो चीजों की बात है. ये काम करता है कौन? डिलिमिटेशन का मतलब होता है फॉर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर डिलिमिटेशन इज असाइन टू एक हाई पावर बॉडी होती है जिसे कहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन और बाउंड्री कमीशन. अंडर आर्टिकल 82, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, डिलिमिटेशन इज डन बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज पार्लियामेंट मे बाय लॉ डिटरमाइन. अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास. पार्लियामेंट कैन enact a law to define, to decide, to delegate the authority on a commission. And what kind of authority, what are the powers, everything such manner can be decided by the parliament through a law. इन इंडिया सच कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड 4 times. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. आपको ये चारों साल याद होने चाहिए कि हाउ मेनी टाइम्स और कब कब व्हाट वेयर द ऑन विच ईयर्स डिलिमिटेशन कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टिल नाउ. एंड इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है. बिकॉज अंडर आर्टिकल 82 पार्लियामेंट को पावर दिया गया है लॉ एनेक्ट करने का. पार्लियामेंट जब वो लॉ एनेक्ट करती है तो उस लॉ के बेसिस पे डिलिमिटेशन कमीशन का गठन होता है. सो दैट्स व्हाई इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं. कमीशंस डिसीजंस आर कंसीडर्ड फाइनल. कंसीडर्ड फाइनल बोला गया है. यूजुअली माना जाता है कि कमीशन का जो डिसीजन होगा रिगार्डिंग डिसीजन किस मामले में, तो बाउंड्रीज और नंबर ऑफ सीट्स बनाने के मामले में जो डिसीजन होगा दैट इज कंसीडर्ड फाइनल एंड अनचैलेंजेबल इन एनी कोर्ट. बट रिसेंटली इस केस में क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट्स हैव द पावर टू रिव्यू ऑर्डर्स इफ एन ऑर्डर इज मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी. तो स्टिल अगर आपसे यूपीएससी पूछता है तो ऐसा कोर्ट ने कहा कि पावर हो सकता है कोर्ट्स के पास. अगर आर्बिट्रेरी तरीके से कमीशन ने कोई डिसीजन लिया है तो उस केस में द सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट्स कैन रिव्यू देयर ऑर्डर्स. पर अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि अगर आपसे यूपीएससी सपोज कीजिए क्वेश्चन पूछता है तो उसमें अगर लिखा हुआ है कंसिडर्ड फाइनल तो दिस विल बी अ करेक्ट. बिकॉज जस्ट एक ऑब्जर्वेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने. डिटेल में ऐसा कुछ अभी बात इस पे आई नहीं है और ना ही अभी तक किसी डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर को काउंटर किया गया है. ठीक है. तो कंसिडर्ड फाइनल एंड अनचैलेंजेबल इन एनी कोर्ट. The copies of its order are laid before Lok Sabha and Legislative Assembly is concerned, but no modifications are permissible therein by them. इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ भी हो गया. कमीशन के जो रिपोर्ट हैं उस रिपोर्ट को आप लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में तो
पेश किया जाता है, रखा जाता है, पर उस रिपोर्ट का कोई मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं होता उन असेंबलीज के द्वारा, लोकसभा के द्वारा। तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या बताता है कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो पावर है दैट इज वेरी हाई, डिसीज पावर इज वेरी हाई, बहुत सुप्रीम पावर है उसके पास व्हेन इट कम्स टू फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यहाँ पे एक अच्छे काम की फैक्ट आपकी ये है कि ये जो डिलिमिट जिस डिलिमिटेशन कमीशन की हम बात कर रहे हैं अंदर अंडर आर्टिकल 82, दिस इज रिलेटेड टू लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सो यहाँ पे एक चीज और है, इफ यूपीएससी आस्क्स यू कि डिलिमिटेशन कमीशन इज रिलेटेड टू राज्यसभा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको पकड़ के रखनी है, इन चीज़ों को, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो सेंटेंसेस के अंदर हैं, उन चीज़ों को आपको वहाँ से पिक करके समझना है। कंपोजिशन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, क्या कंपोजिशन है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पर्सन हु इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक चेयरपर्सन होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ कंसर्न स्टेट। तो ब्रॉडली 3 मेंबर होते हैं। पहला मेंबर होता है एक सुप्रीम कोर्ट का जज, या जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज जो कि चेयरपर्सन रहता है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या उनके द्वारा नॉमिनेट किया हुआ कोई इलेक्शन कमिश्नर। सो ब्रॉडली आप मान के चलिए कि जो दूसरा पर्सन होता है दैट इज एन पर्सन रिप्रेजेंटिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द थर्ड पर्सन इज रिप्रेजेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये दो और ये तीन, 3 मेंबर होते हैं। तो ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, दिस इशू इज ऑन ईवीएम वीवीपैट। अब ये क्या होता है, अब एक केस आया था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2024 में, अभी रिसेंटली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस्ड रिक्वेस्ट फॉर फुल क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ ईवीएम्स डाटा विद वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। फुल फॉर्म एवीवीपीएटी का, अगर इस फुल फॉर्म को आपने याद कर लिया तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि वीवीपीएटी होता क्या है। वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। तो होता क्या है कि जब हमने जब ईवीएम के थ्रू लोगों ने वोट दिया, तो वोट ये है ईवीएम, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं और बटन है। एक वोटर गया, उसने अपना बटन प्रेस करा, उसने वोट दिया। यहाँ पे एक वीवीपीएटी मशीन लगी होती है, उस मशीन में से एक स्लिप निकलता है, और ये जो स्लिप निकलता है, इस स्लिप पे मेंशन किया हुआ रहता है कि ये जो वोट दिया गया है, किस कैंडिडेट को दिया गया है। उस स्लिप देखने के बाद ये जो वोटर है वो एश्योर हो सकता है कि हाँ, उसने जिसे वोट दिया वोट सही उसी व्यक्ति को पड़ा जिसे वो देना चाहता था। तो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एंश्योर कि ईवीएम के ऊपर जो बहुत सारे एलिगेशंस आ रहे थे, वो चीज़ें उनको रिजॉल्व करने के लिए वीवीपीएटी सिस्टम लाया गया था। वी विल गेट इनटू इन मोर डिटेल इन अ व्हाइल। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसने डिसमिस किया है रिक्वेस्ट फॉर फुल क्रॉस वेरिफिकेशन। क्रॉस वेरिफिकेशन, ईवीएम डाटा का वीवीपीएटी डाटा से वेरीफाई करना, मतलब मैच करना। सपोज कीजिए कि यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे ईवीएम है, यहाँ पे वीवीपीएटी है। सपोज कीजिए कि 100 वोट्स पड़े यहाँ पे, तो 100 वीवीपीएटी से स्लिप भी निकलने चाहिए। ठीक है, अब ईवीएम पे वोटिंग, अभी क्या होता है, काउंटिंग हो जाती है ईवीएम बेसिस पे। तो अपील ये दायर की गई कि अगर 100 वोट्स हैं और 100 यहाँ पे रिसीट्स हैं, तो दोनों को मैच कीजिए, दोनों को वेरीफाई कीजिए। पूरे पूरे टोटल वेरिफिकेशन, फुल वेरिफिकेशन के लिए अपील डाली गई, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, फुल वेरिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन सकता है, यूपीएससी कैन सिंपली गिव यू a स्टेटमेंट दैट as per the laws, as per the rules, full cross verification of EVM data with VVPAT is required, is mandated to be done by the election commission। अगर कह दिया यूपीएससी स्टेटमेंट क्या दे दिया कि फुल क्रॉस वेरिफिकेशन इज मैंडेटेड, मैंडेटेड है, रिक्वायर्ड है, टू बी डन बाय ईसीआई, तो उस केस में वो स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि फुल क्रॉस वेरिफिकेशन का जो है रिक्वायर्ड नहीं है, फुल वेरिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। कुछ सैंपल बेसिस पे ही वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, 10-15 जो भी सैंपल डिटरमाइन किया जाए वो रिक्वायर्ड है।
अब यहाँ पे ईवीएम के बारे में बताया गया है। ईवीएम आपको सबको पता होगा, तो ईवीएम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, छोटे-मोटे फैक्ट्स आपको पकड़ में आने चाहिए। यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कि पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ईवीएम जो है मैन्युफैक्चर और सप्लाई होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से, और ये जो बॉडी है ये है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ये दो बॉडीज का नाम आप याद रख सकते हैं। पहली बॉडी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेकंड बॉडी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये दोनों बॉडीज हैं किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। दो बॉडीज का नाम आप याद रख सकते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोवा वाज द फर्स्ट स्टेट टू यूज वीवीपीएटी विद ईवीएम्स ड्यूरिंग 2017 legislative assembly election. The first state where VVPAT was used was Goa. VVPATs were fully deployed in 2019 Lok Sabha general elections. तो पहली बार वीवीपीएटी कब हुआ, पहली बार वीवीपीएटी हुआ 2017 में गोवा के स्टेट इलेक्शंस में। फुल टाइम लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो 2019 में एलएस इलेक्शंस में वीवीपीएटी का यूज़ हुआ। तो ये फैक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ओवरऑल एक जर्नी दी जा रही है ईवीएम वीवीपीएटी की। तो 1982 में ईवीएम फर्स्ट यूज्ड इन असेंबली इलेक्शन इन केरला। तो पहला यूज ईवीएम का, दो चीजों का यूज है, एक यूज है ईवीएम, दूसरा यूज है वीवीपीएटी। ये जो चीज हमने बताई दिस इज रिलेटेड टू वीवीपीएटी। 2017 में गोवा, 2019 में लोकसभा इलेक्शंस फर्स्ट टाइम में यूज। ईवीएम का फर्स्ट टाइम यूज कब हुआ था, 1982 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1982 में कहाँ यूज हुआ, बाई इलेक्शन इन केरला। असेंबली का जो बाई इलेक्शन का लोकल असेंबली इलेक्शन जो थे, बाई बाई इलेक्शन जो था केरला का, वहाँ यूज हुआ। आरपीए 1951 वाज अमेंडेड टू परमिट ईवीएम यूज। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। अब आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वाज अमेंडेड टू परमिट ईवीएम यूज। तो ये वाला एक्ट आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि डज ईवीएम हैज एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग, तो उस केस में आप बता सकते हैं कि हाँ आरपीए 1951 के अंदर इट हैज ए स्टैट्यूटरी बैकिंग। और अमेंडमेंट कब हुआ था, 1989 में। मतलब आप इमेजिन कीजिए ईवीएम कितनी पुरानी चीज है, मतलब आज से तकरीबन 35-36 साल पहले ही से ही चीज इसका इंसेप्शन शुरू हो चुका था। तो 2004 ईवीएम्स वेर अडॉप्टेड फॉर जनरल इलेक्शंस एंड हैव बीन यूज्ड इन ऑल इलेक्शंस। तो 2004 से ईवीएम का जो है फुल फ्लेज यूसेज शुरू हुआ। 2013 में सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड वीवीपीएटी यूज इन सुब्रमण्यम स्वामी केस। तो वीवीपीएटी का जो यूज शुरू हुआ, वीवीपीएटी यूज स्टार्टेड इन 2013, ठीक है। इट्स नॉट स्टार्टेड इन 13, वीवीपीएटी यूज का जो ऑर्डर दिया वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया 2013 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2013 में कि आप वीवीपीएटी जैसा सिस्टम लेकर के आइए। गोवा में वीवीपीएटी यूज होने लगा 2017 में, एंड लोकसभा इलेक्शंस में 2019 में। हो गया ऐसे ही, बना के नोट कर लेंगे तो याद हो जाएगा आपको। फिर इन 2019 कितने वीवीपीएटी वेरिफिकेशन होने चाहिए ये भी सेट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू केस में, दैट 5 ईवीएम्स पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और असेंबली सेगमेंट इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी रिक्वायर वीवीपीएटी वेरिफिकेशन। वीवीपीएटी वेरिफिकेशन कितने में रिक्वायर्ड है, तो सपोज कीजिए कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में सपोज कीजिए कि 100 ईवीएम्स यूज हो रहे हैं, और 100 ईवीएम के साथ 100 वीवीपीएटी भी होगा। आउट ऑफ दिस ईवीएम 100 ईवीएम्स ओनली 5 आर टू बी रिक्वायर्ड टू बी वेरीफाइड, ठीक है। सिर्फ 5 में ही वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो ये भी एक अच्छी बात है, आपको जानकारी होना चाहिए। यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क यू वेदर 5 और 6, दिस टाइप का कोर फैक्ट यूपीएससी नहीं पूछेगा। बट हाँ, यूपीएससी ये जरूर पूछ सकता है आपसे एक स्टेटमेंट देकर के कि फुल वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, पार्शियल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, और वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड हैज ऑलरेडी बीन सेट बाय ए लॉ। तो इस तरीके की चीजें आपको क्लैरिटी पता होनी चाहिए कि फुल वेरिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। पार्शियल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कितना रिक्वायर्ड है, 5, 6, 7, ओवरऑल आइडिया रखिए। यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क यू दिस 5 वाला फैक्ट, ठीक है।
अब ईवीएम में कितने यूनिट होते हैं ये चीज़ें बताई गई है, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं जानेंगे तो चलेगा। फंक्शंस लाइक कीबोर्ड विद 16 बटन की ये सारी चीज़ें इग्नोर कर सकते हैं आप। एडवांटेजेस क्या क्या है ईवीएम वीवीपीएटी की? हाँ, ओवरऑल थोड़ा बहुत आइडिया रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। एक बैटरी पे रन करता है, मीन्स एक्सटर्नल पावर सोर्स इसमें नहीं है ईवीएम वीवीपीएटी में। इनवैलिड वोट का सिस्टम नहीं होता, मतलब वोट जब होता है तो वैलिड ही होता है। डज नॉट परमिट मोर देन 4 वोट्स पर मिनट। 1 मिनट में 4 बार से ज्यादा 4 बार से ज्यादा वोट नहीं दिए जा सकते, तो इट डिटर्स बूथ कैप्चरिंग। आफ्टर प्रेसिंग क्लोज बटन देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वोटिंग, नॉट पॉसिबल टू प्री प्रोग्राम इन ए स्पूरियस मैनर। अब इसमें क्या है कि देर इज वेरी मीगर चांस कि यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क यू सम लाइक डिटेल्स ऑन एडवांटेजेस ऑफ ईवीएम एटसेट्रा। बहुत मुश्किल है, ऐसा ऐसा शायद चांसेस है नहीं। बट जनरल अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें आप पता रखिए, जैसे बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू आप पता रखिए, 4 वोट का पता रखिए कि एक एक मिनट में अनलिमिटेड वोट नहीं दे सकते, लिमिटेशन सेट किया हुआ है, तो उससे आपका ये काम हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज इज ऑन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी इलेक्शन हुए तो उसके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत न्यूज़ में रहा था। ये इंट्रोडक्शन से कुछ काम की चीज़ नहीं है, बेसिक चीज़ है, आपको एमसीसी के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज एमसीसी। तो इन 1960 एमसीसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अगेन इन स्टेट असेंबली इलेक्शंस इन केरला। तो कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1960 में। कोर फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लीजिए। सेट ऑफ गाइडलाइंस, व्हाट आर एमसीसी? दीज आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस। गाइडलाइंस हैं कुछ बेसिक से। गाइडलाइंस क्या है? लेट डाउन बाय ईसीआई इन कंसेंसस विद पॉलिटिकल पार्टीज टू गवर्न कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। एमसीसी क्या है? एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, कुछ गाइडलाइंस हैं। वो गाइडलाइंस कैसे लिए लाए गए? तो दोज गाइडलाइंस वर लेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंसेंसस विद पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब इलेक्शन कमीशन खुद से लेकर के नहीं आई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्लस पार्टीज, इन्होंने एक कंसेंसस बेसिस पे एमसीसी को लेकर के आया। कब लेकर के आए? 1960 में इंट्रोड्यूस हुआ। 1960 में कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ? केरला में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है। इलेक्शन कमीशन डिराइव्स इज अथॉरिटी, सिंपल सा कोर फैक्ट, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी अथॉरिटी है। और इलेक्शन कमीशन का क्या क्या पावर है, तो ये कोर लक्ष्मीकांत का फैक्ट है। अगर आपको पता होगा, पता होना चाहिए ये सब कि इलेक्शन कमीशन का रेलेवेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 324। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एक्सप्लिसिटली मेंशन अबाउट द एमसीसी। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं किया गया है एमसीसी को। सिंपल सा एक स्टेटमेंट अगर मैं आपको दे दूं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली मेंशंस द प्रोविजन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ट्रू और फॉल्स, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट गलत है। स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है एमसीसी? अप्लाइज टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, वेरी गुड। देयर कैंडिडेट्स, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्शन के लिए है तो कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज पे होगा। पोलिंग एजेंट्स पे भी, जो पोलिंग एजेंट्स हैं जो चुनाव करवा रहे हैं उनके ऊपर भी। गवर्नमेंट पावर, जो सरकार पावर में है उसके ऊपर भी अप्लाई होती है। एंड ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये बहुत अच्छा फैक्ट यहाँ पे है। अब सपोज कीजिए कि आप, अगर आप इसको ऐसे अप्लाई करें, ऐसे सोचें कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर एमसीसी एप्लीकेबल है या नहीं, यस और नो, तो आपको लगेगा गवर्नमेंट अप्लाई एम्प्लॉय के ऊपर क्यों एप्लीकेबल होगा, बट नहीं, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इस स्टेटमेंट में एक इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट है जिसमें से हमने देखा कि 5 कैटेगरी ऑफ लोगों के बारे में बात की गई है जिनके ऊपर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होता है। व्हाट आर द एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड आफ्टर एमसीसी इज एनफोर्स्ड? जब एमसीसी एनफोर्स है, जब एमसीसी लागू है, तो उसके इसमें क्या क्या प्रोहिबिटेड है, ओवरऑल एक ब्रॉड आइडिया रखिए। आपको अगर मतलब पता है कि एमसीसी में ऐसी चीज़ों का अनाउंस नहीं करना जिससे वोटर्स को लोभ दिया जा सके, ऐसी चीज़ों के ऊपर बैन रहता है, तो क्या क्या एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है, मतलब कौन कौन सी एक्टिविटीज जिनके ऊपर रोक लगी रहती है। नो पॉलिसी प्रोजेक्ट और स्कीम कांट बी अनाउंस्ड दैट कैन इन्फ्लुएंस वोटिंग बिहेवियर। ऑब्जेक्टिव क्या है एमसीसी का? एमसीसी का ऑब्जेक्टिव है कि वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस ना किया जाए। एक जो वोटर है वो अपना डिसीजन सोच समझ के, बिना डर के, बिना फियर एंड फेवर के अपना एक डिसीजन ले सके। वोटिंग बिहेवियर
शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड, ये एक ऑब्जेक्टिव है। अब अगर इलेक्शन के ठीक पहले कोई गवर्नमेंट जो है या कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है नए नए स्कीम और प्रोजेक्ट लाना शुरू कर दे, तो वोटर का बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो सकता है। वोटर को लगेगा कि यार ये बहुत सही पार्टी है, कह रही है कि चुनाव के पहले हमें सब कुछ फ्री कर देंगे, तो हम तो वोट इसे ही देंगे। तो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसिंग वोटिंग बिहेवियर। तो दिस इज प्रोहिबिटेड। अवॉइड एडवर्टाइजिंग एट कॉस्ट ऑफ पब्लिक एक्सचेकर, सरकारी खर्चे में एडवर्टाइज नहीं कर सकते आप। प्रोहिबिशन ऑफ एनी एडहॉक अपॉइंटमेंट्स इन गवर्नमेंट, टेम्पररी लेवल पे कोई अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट में नहीं कर सकते आप। अपने फेवर के बंदों को सरकारी ऑफिस में डाल दिया, ये नहीं कर सकते। होल्डिंग पब्लिक मीटिंग्स ड्यूरिंग 48 आवर पीरियड बिफोर द आवर फिक्स फॉर क्लोजिंग ऑफ द पोल, पब्लिक मीटिंग बिल्कुल बंद होनी चाहिए 48 घंटे, वोटिंग के 48 घंटे पहले तक। मतलब सपोज कीजिए कि अगर वोटिंग 10 तारीख को है, तो उसके 48 घंटे पहले मतलब 8, तो 8 से 10 का जो पीरियड है, दिस पीरियड में को किसी तरह की पब्लिक मीटिंग्स नहीं होगी, भाषणबाजी नहीं होगी, और कुछ भी मतलब बयानबाजी नहीं होगी, और बिल्कुल शांति से बैठेंगे। इसे हम देखेंगे आगे, इसे बोलते हैं साइलेंस पीरियड। इस पीरियड में मतलब बिल्कुल शांति से रहेंगे, वोटर अपना डिसीजन ले सके शांति से। बैन ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज बैन लाइक ट्रांसपोर्ट मशीनरी एक्सेट्रा फॉर कंपेनिंग, कंपेनिंग के लिए गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकते। मिनिस्टर्स और कैंडिडेट्स कैन नॉट सैंक्शन ग्रांट्स और पेमेंट्स फ्रॉम डिस्क्रिशनरी फंड्स, जो डिस्क्रिशनरी फंड्स होते हैं मिनिस्टर्स और कैंडिडेट्स के पास, उसमें से वो भी कोई फंड कोई ग्रांट आप सैंक्शन नहीं कर सकते। तो कुछ बेसिक से एक्टिविटीज हैं जो प्रोहिबिटेड है, ओवरऑल आइडिया रखिए इनका। ड्यूरेशन क्या है एमसीसी का? एमसीसी इज ऑपरेशनल सिंस इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस्ड टिल रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है? ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कब से है? तो इलेक्शन कमीशन ने आज अगर घोषणा कर दी कि हम 5 तारीख से चुनाव की सारी प्रक्रिया शुरू करेंगे, और चुनाव जो है, चुनाव का जो रिजल्ट है, रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा अगले महीने की 5 तारीख को, ठीक है, या 5 तारीख को हमने चुनाव चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेंगे और रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा 25 तारीख को। तो ये जो बीच का जो 20 दिन है, 20 दिन में आपको एमसीसी इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो एमसीसी इज ऑपरेशनल सिंस इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस्ड। कब होता है? इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंस होने से टिल रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको अगेन आप पकड़ लीजिए, यहां से क्वेश्चन पिक हो सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस फॉर वायलेशन, वायलेट अगर होता है एमसीसी तो क्या है? एमसीसी हैज नो स्टैट्यूटरी बैकिंग, अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसा हमने ऊपर देखा, एमसीसी इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, कंसेंसस बेसिस पे आया है, कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, कोई ऐसा स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो एमसीसी को लाने के लिए एमसीसी के बारे में बात करता हो। तो एमसीसी हैज नो स्टैट्यूटरी बैकिंग। वायलेशंस कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड अंडर कोड, अगर कोई वायलेट करता है एमसीसी को, तो एमसीसी के अंदर उसे प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है, बिकॉज कोई लॉ है नहीं ऐसा। ठीक है, लेकिन देर आर सर्टेन प्रोविजंस इनफोर्सिबल थ्रू कोरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस इन स्टैच्यूज। लेकिन कुछ अलग ऐसे लॉज हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 एटसेट्रा, ऐसे कुछ लॉज हैं। उन लॉज के थ्रू जो है, उन लॉज में कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जिनके थ्रू हम एमसीसी को एनफोर्स कर सकते हैं। क्या है? पब्लिशिंग फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, इज अ करप्ट प्रैक्टिस अंडर आरपीए 51। इम्पर्सोनेशन ऑफ वोटर्स इज एन इलेक्ट्रल ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता। तो कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल से क्वेश्चन आपसे पिक नहीं करेगा। ठीक है, तो इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल आपको आइडिया ये रखने की जरूरत है कि एमसीसी हैज नो स्टैट्यूटरी बैकिंग, a violation of MCC are punishable, prosecuted under other statutes like BNS और RPA। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन लोकसभा इलेक्शंस। अभी इलेक्शंस हुए तो बहुत ही न्यूज में रहा। अब इस पूरे आर्टिकल में क्या है कि जो सारी चीजें हैं वो कोर लक्ष्मीकांत रिलेटेड चीजें दी हुई हैं। ये सारी चीजें आपने लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी पढ़ा होगा, अगर आपने पॉलिटी पढ़ा हुआ तो वहां से आपको सारी चीजें आपको ये पता होंगी। तो अगर वहां से आपने करा हुआ है तो ये वाला सेक्शन आप स्किप कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट अ रिपीट, एंड यू कैन से कि कॉपी पेस्ट वहीं से किया गया है। अब यहाँ पे है कि सिस्टम ऑफ इलेक्शन, लोकसभा सिस्टम ऑफ इलेक्शन क्या है? टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड होता है। ठीक है, ये चीजें आपको बुक में मिल जाएंगी। ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी,
छोटा सा फैक्ट है, स्मॉल फैक्ट है, लेकिन अच्छा सा फैक्ट है। अगर आप इसको समझते हैं तो अच्छी बात रहेगी। बिकॉज अक्सर क्या होता है कि हम इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी। तो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी इसलिए बोलते हैं। ठीक है। कैंडिडेट हु सिक्योर्स मेजोरिटी ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। अगर सपोज कीजिए कि 100 लोग वोट देने आए हैं, 100 में से 27 या 30 लोगों ने एक बंदे को वोट दे दिया, बाकी 20 किसी और को, 10 किसी और को, 5 किसी और को, तो मेजोरिटी किसके पास चलेगी? 30 वोट्स मिल गए ए व्यक्ति ए को, तो ए व्यक्ति विल बिकम विनर। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ वोट्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन चीज़ों पे। ये चीज़ें मैक्सिमम बहुत सिंपल सी हैं। ड्यूरेशन लेग क्या है लोकसभा का? 5 ईयर टर्म होता है लोकसभा का। लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स, फर्स्ट मीटिंग आफ्टर जनरल इलेक्शन, आफ्टर विच इट ऑटोमेटिकली डिजॉल्व्स। 5 साल के बाद वो खुद से डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट इज ऑथोराइज्ड टू डिसॉल्व लोकसभा एट एनी टाइम बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकती है 5 साल के पहले भी, एंड दिस कैन नॉट बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आपने ये चीज़ें लक्ष्मीकांत से पढ़ी भी होंगी तो चांसेस हैं कि आपको ये चीज़ याद नहीं होगी। दैट कैन नॉट बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। इट कैन बी एक्सटेंडेड। अब नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है लोकसभा का टर्म का? ठीक है। इट कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पीरियड बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट। ऐसे ही एक्सटेंड नहीं होगा, पार्लियामेंट एक लॉ पास करेगी तो एक्सटेंड होगा। फॉर 1 ईयर एट अ टाइम, फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। अगर नेशनल इमरजेंसी फोर्स इन्फोर्सेबल है तो उस केस में पार्लियामेंट एक लॉ पास करेगी और लोकसभा का टर्म 1 साल के लिए एक्सटेंड कर देगी। 1 साल में एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद अगर वो चीज़ इमरजेंसी फिर भी कंटिन्यू रही तो फिर से 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। और ये एक्सटेंशन हर बार पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू एनी नंबर ऑफ टाइम, एनी लेंथ ऑफ टाइम कर सकती है। उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। However, this extension cannot continue beyond a period of 6 months after emergency has ceased to operate. अगर इमरजेंसी खत्म हो गई, सपोज कीजिए कि इमरजेंसी खत्म हो गई मार्च के महीने में, तो मार्च के महीने में तो जो लोकसभा का एक्सटेंशन है मैक्सिमम 6 महीना, मतलब सितंबर तक ही रह सकता है। तो इस पैराग्राफ में ओवरऑल क्या बात की जा रही है? टर्म ऑफ लोकसभा, नॉर्मल टर्म इज 5 years, कैन बी डिसॉल्व बिफोर दैट बाय प्रेसिडेंट। ठीक है। एंड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द टर्म कैन बी एक्सटेंडेड। मतलब 5 साल से, जो 5 साल का टर्म है ये बढ़ाते रहा जा सकता है अगर नेशनल इमरजेंसी है तो। और कैसे बढ़ सकता है? लॉ के थ्रू। लॉ कौन पास करेगा? पार्लियामेंट। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर्टिकल 324 से 329 which enshrine part for deal with provisions related to elections. Election related provision कहाँ है? पार्ट 15 आर्टिकल 324 to 329। क्या प्रोविजन है इसमें? इलेक्शन रिलेटेड प्रोविजन। ये दोनों फैक्ट आपके काम के हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 329 बी। अब 329 बी क्यों न्यूज में रहा? ठीक है। तो 329 बी वॉज इन न्यूज बिकॉज Election Commission of India has invoked this article before Supreme Court to limit judicial intervention in electoral process। तो क्या पता चलता है कि आर्टिकल 329B is related to limiting of judicial intervention in the electoral process। ठीक है। As per 329B, no election to parliament or state legislature shall be questioned except through an election petition filed as prescribed by law made by the appropriate legislature। आर्टिकल 329 बी क्या कहता है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का अगर कोई इलेक्शन है तो इट कैन नॉट बी क्वेश्चनड, मीन्स इट शैल बी क्वेश्चनड एक्सेप्ट थ्रू एन इलेक्शन पिटिशन। तो यहाँ पे क्या है कि एक इलेक्शन पिटिशन रिक्वायर्ड है, एक प्रॉपर फॉर्मेट रिक्वायर्ड है, उसी बेसिस पे यू कैन चैलेंज एन इलेक्शन टू द कोर्ट, इन द कोर्ट। तो मतलब क्या निकल के आई कि अगर साहब सपोज कीजिए कैन एन इलेक्शन बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट, तो यस, इलेक्शन चैलेंज कर सकते हैं। कैसे क्या कर सकते हैं? थ्रू इलेक्शन पिटीशन।
ठीक है। इट इज, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन हम चैलेंज ही नहीं कर सकते, किया जा सकता है बट थ्रू इलेक्शन पिटिशन। तो सुप्रीम कोर्ट इन एनपी पोन्नुस्वामी केस, अगेन एक केस इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं, एनपी पोन्नुस्वामी केस 1952 states that once ECI officially notifies election process, court cannot intervene or interfere। अगर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को नोटिफाई कर दिया तो उसके बाद कोर्ट्स जो है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट लॉ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसका सेक्शन 80, वैलिडिटी ऑफ एनी इलेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज और क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय फाइलिंग एन इलेक्शन पिटिशन। ठीक है। अभी हमने जो चीज ऊपर देखी तो उसका स्टैट्यूटरी बैकिंग क्या है, आरपीए 1951, उसमें कहा जा रहा है कि इलेक्शन पिटिशन के थ्रू किसी इलेक्शन की वैलिडिटी को चैलेंज किया जा सकता है। अब इलेक्शन पिटिशंस आर फाइल्ड इन कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट। इलेक्शन पिटिशन फाइल कहाँ होगा, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो हो गया कि आरपीए 1951, दूसरा हो गया इलेक्शन पिटिशन, तीसरा हो गया इलेक्शन पिटिशन फाइल होगा हाई कोर्ट में, जो कि उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। अपील कर सकते हैं, यस अपील कर सकते हैं, हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हम अपील जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। एन इलेक्शन पिटिशन किसके द्वारा फाइल हो सकता है, ये आपका पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्ट, एनी कैंडिडेट और एनी इलेक्टर, इलेक्टर मतलब वोटर, कोई भी फाइल कर सकता है इलेक्शन पिटीशन। अगर कहीं पे चुनाव हुआ और किसी को अगर लगता है कि चुनाव में कुछ धांधली हुई है, कुछ करप्शन है, कुछ गलत हुआ है, तो उस केस में एनी वन, एनी कैंडिडेट और एनी वोटर ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी कैन फाइल एन इलेक्शन पिटीशन। इलेक्टर का मीन्स मतलब क्या है, पर्सन हु वाज एंटाइटल्ड टू वोट। ठीक है, अभी मैंने बता दिया आपको। तो ये पूरा आर्टिकल क्या था, क्या देखा हमने इसमें, इलेक्शन पिटीशन ये देखा, इलेक्शन पिटीशन देखा, रिलेवेंट एक्ट देखा, आर्टिकल देखा, एंड अथॉरिटी किसके पास है, कहाँ पे फाइल किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट इशू इज नॉमिनेशन इन इलेक्शन। इलेक्शन में नॉमिनेशन कैसे होता है, अब कैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। तो रिसेंटली अ कैंडिडेट वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड टू लोकसभा। क्या हुआ था, कुछ दिनों पहले लोकसभा के जब इलेक्शंस हो रहे थे, तो एक व्यक्ति जो थे साहब, वो अनअपोज तरीके से इलेक्ट हो गया, बिकॉज उनका जो कॉम्पिटिटर था उसका नॉमिनेशन पेपर जो है रिजेक्ट हो गया। नॉमिनेशन पेपर का मतलब क्या होता है कि जब हम इलेक्शन अगर हम लड़ना चाहते हैं तो इलेक्शन लड़ने के पहले हमें अपना कैंडिडेचर, जो आप कह सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट में जो अथॉरिटी होती है इलेक्शन कमीशन की, यूजुअली वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उनके पास हम नॉमिनेशन पेपर लेकर के जाते हैं जिसमें हमारा सारा ब्यौरा होता है, आवर नेम, आवर डिटेल्स, आवर एसेट्स, आवर क्रिमिनल केसेस, सब कुछ उसमें ब्यौरा होता है। और वो ब्यौरा जब अप्रूव होता है तो दैट मीन्स वी आर स्टैंडिंग टू फाइट टू कंटेस्ट दैट इलेक्शन इन दैट कॉन्स्टिट्यूंसी। यही होता है नॉमिनेशन पेपर। तो एक जो साहब थे उनका नॉमिनेशन पेपर कैंसिल हो गया, तो उस केस में ये भाई साहब जो दूसरे थे वो अनइलेक्टेड अपोज्ड हो गए, बिकॉज और कोई कैंडिडेट था ही नहीं चुनाव मैदान में। तो नॉमिनेशन के बारे में कुछ बेसिक से प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए। तो सेक्शन 33 जो है आरपी एक्ट का, अगेन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आरपीए 1951, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए आरपीए 1951, जिसमें प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन दिया गया है। तो इस एक्ट में रिक्वायरमेंट्स और वैलिड नॉमिनेशन की बात कही गई है इसके सेक्शन 33 में। कैसे फाइल होता है, इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क वन प्रपोजल फॉर रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, 10 फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओवरऑल आइडिया रखिए कि नॉमिनेशन का इस एक्ट में है, नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है यह पता रखिए। सेक्शन 33 ऑल्सो डील्स विद नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स एंड रिप्रेजेंट वैलिड इंफॉर्मेशन। ठीक है, इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स एंड प्रेजेंटेशन सेम चीज कही गई, कुछ खास नहीं है। हाँ, यहाँ पे है सेक्शन 36 ऑफ आरपीए प्रोवाइड्स फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन एंड एम्पावर्स रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर क्या होता है, यू कैन से कि a body, a person appointed by election commission to deal with the conduct of election and like scrutiny of nomination, to reject nominations on ground of any defect in substantial character। तो सेक्शन 33 कह रहा है नॉमिनेशन के बारे में, नॉमिनेशन प्रोसीजर बता रहा है। सेक्शन 36 क्या बता रहा है कि वो नॉमिनेशन जो है रिजेक्ट कैसे हो सकता है। ठीक है, रिजेक्शन की बात कही जा रही है, और रिजेक्ट कर कौन रहा है, रिटर्निंग ऑफिसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका नॉमिनेशन से लेकर के। रीपोलिंग,
ECI conducted repolling in Lok Sabha general elections in various police polling stations in Manipur and अरुणाचल प्रदेश। रीपोलिंग का मतलब क्या है? रीपोलिंग भी अंडर आरपीए 1951 में है। तो आप मान के चलिए कि इतनी बार आरपीए 1951 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आरपीए 1951 इस बार प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो आरपीए 1951 की बात है, उसमें रीपोलिंग। रीपोलिंग क्या है? सर्कमस्टांसेस अंडर विच रीपोलिंग। रीपोलिंग मतलब एक बार वोटिंग हो गई, किसी कारण से वोटिंग में कुछ डाउट हुआ तो वोटिंग को कैंसिल कर दिया गया और फिर से वोटिंग हुई। ये जो फिर से वाला कॉन्टेक्स्ट है, इसी को रीपोलिंग बोलते हैं। तो किस सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। रीपोलिंग किस सिचुएशन में हो सकता है? ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल कैलामिटी, वायलेंस एटसेट्रा, ड्यू टू डैमेज और डिस्ट्रक्शन। नेचुरल कैलामिटी आ जाए, वायलेंस आ जाए, वोटिंग मशीन का डैमेज हो जाए, बूथ कैप्चरिंग हो जाए, डेथ ऑफ अ कैंडिडेट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा कोई सिचुएशन हो जाए तो रीपोलिंग करते हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि रीपोलिंग इज लाइक अंडर आरपीए 1951 एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ रीपोलिंग एंड मीनिंग ऑफ रीपोलिंग, ये तीन चीजें यहाँ पे काम की। साइलेंस पीरियड का मतलब क्या होता है? तो साइलेंस पीरियड वाज ऑब्जर्व्ड इन स्टेट्स वेयर लोकसभा इलेक्शंस वेर हेल्ड। साइलेंस पीरियड क्या होता है? बैन ऑन पॉलिटिकल कंपेनिंग बिफोर वोटिंग 48 आवर्स बिफोर द वोटिंग डे। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर वोटिंग 10 तारीख को है तो उसके 48 आवर्स पहले, मतलब 8 तारीख से ही साइलेंस पीरियड होता है। सम प्रोहिबिशंस अगेन आरपीए 51 के अंडर बताया गया है कि साइलेंस पीरियड में क्या क्या प्रोहिबिशंस हैं। हाउएवर द एक्ट डज नॉट यूज द टर्म साइलेंस पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए। आरपीए 51 में साइलेंस पीरियड टर्म का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से ऐसा बताया जा रहा है ये कौन कौन सी चीजें हैं जो साइलेंस पीरियड में प्रोहिबिटेड होंगी, कौन कौन सी एक्टिविटीज। तो एक एक्टिविटी क्या प्रोहिबिटेड है? डिस्प्लेइंग एनी इलेक्शन मैटर, चुनाव संबंधी अपने चुनाव चिन्ह या चुनाव का प्रचार करना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। एग्जिट पोल्स नहीं हो सकते, ठीक है, ओपिनियन पोल्स नहीं हो सकते, ये चीज़ें कुछ प्रोहिबिटेड हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन कौन सी चीज़ें प्रोहिबिटेड है साइलेंस पीरियड में? साइलेंस पीरियड कब होता है? साइलेंस पीरियड के बारे में, वेदर साइलेंस पीरियड इज मेंशन्ड इन द एक्ट और नॉट और कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, इनको याद करके रखिए। वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बहुत अच्छा सा टॉपिक है ये। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द मैनर ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड पार्लियामेंट टू रेगुलेट। पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी गई है कि इलेक्शंस कैसे कंडक्ट करने हैं। इसीलिए जो है पार्लियामेंट ने क्या कहा कि आरपीए 1951 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पार्लियामेंट लेकर के आई और उसमें कंटेस्टिंग फॉर मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का भी एक प्रोविजन लेकर के आई। क्या होता है मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब? एक व्यक्ति है, वो कई जगह से चुनाव लड़ रहा है, ए बी सी कई जगह से चुनाव लड़ रहा है। तो पहले क्या था कि बिफोर 1996 देयर वाज नो लिमिट, बिफोर 1996 देयर वाज नो लिमिट कि कहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, कितनी जगहों से चुनाव लड़ सकते हैं। पर आफ्टर 1996 इसको लिमिट किया गया, ठीक है। तो देयर वाज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज अ कैंडिडेट कुड कॉन्टेस्ट, ठीक है, कितनी जगहों से एक कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर सकता है, ऐसा कोई लिमिट नहीं था। प्रोविजंस रिलेटेड टू क्या है अंडर आरपीए 51 में? सेक्शन 33 ऑफ आरपीए 1951, इट अलाउज अ कैंडिडेट टू कंटेस्ट फ्रॉम टू सीट्स। मतलब एक कैंडिडेट है तो दो ही जगह से चुनाव लड़ सकता है। 1996 के पहले क्या था कि कोई लिमिट नहीं था, कितनी जगह से भी चुनाव लड़ लो। लेकिन अब क्या हो गया कि एक व्यक्ति है वो दो ही जगह से चुनाव लड़ सकता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू अमेंडमेंट्स इन 1996, prior to which there was no bar on number of constituencies from which a candidate could contest. Section 70 of RPA 1951, it stipulates that a candidate can hold only one seat at a time. सेक्शन 670 जो है आरपीए का स्टिपुलेट्स दैट अ कैंडिडेट कैन होल्ड ओनली वन सीट। चुनाव भले दो जगह से लड़ लो, लेकिन अगर आप दोनों जगह जीत गए तो कोई एक ही सीट में आपको अपनी रखनी पड़ेगी, या तो ए में रखो या तो बी में रखो, दूसरा सीट आपको छोड़ना पड़ेगा। Thus, if a candidate wins from two seats, a by-election is necessary from the seats he/she vacates. ठीक है, एक बाई इलेक्शन जरूरी हो जाता है जो सीट वो छोड़ेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की गई है। ठीक है, ये है आरपीए 1951 के अंदर, अमेंडमेंट हुआ 1996 में, और उसके बाद से दो ही कोर फैक्ट यहाँ पे क्या है कि दो ही सीट पे आप फाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज होम वोटिंग। तो पहली बार क्या हुआ कि सीआई हैज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये फर्स्ट टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, प्रोवाइडेड फैसिलिटीज फॉर होम वोटिंग इन 2024 जनरल इलेक्शंस टू लोकसभा। तो पहली बार कब हुआ, 2024 जनरल इलेक्शंस में। द स्टेप इज इन लाइन विद इलेक्शन कमीशन मोटो, नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड। नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड इलेक्शन कमीशन का मोटो है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चूंकि ये पूरा सारे इलेक्शंस में रहा है, मतलब लास्ट ईयर पूरा इलेक्शन से भर के रहा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मोटो अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। होम वोटिंग फैसिलिटी, under this, voting from home takes place with involvement of full contingent of polling staff and security personnel with secrecy of voting। तो वोटिंग फ्रॉम होम होता है, मतलब सब कुछ फुल कंटिजेंट, जितने भी पोलिंग स्टाफ हैं सब उस पर्टिकुलर व्यक्ति के घर पर जाएंगे। जितना पोलिंग स्टाफ है अपना सारा बोरिया बिस्तर मैटर ईवीएम सब कुछ लेकर के उस घर पे जाएंगे, और घर पे जो व्यक्ति है वो वोट देगा, और वोट दे करके वो वापस लोग वो लौट जाएंगे। तो ये होम वोटिंग फैसिलिटी किन के लिए एप्लीकेबल है, पीडब्ल्यूडीज, मतलब जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, और सीनियर सिटीजन्स अबव 85 ईयर्स ऑफ एज। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, होम वोटिंग सब केस में एप्लीकेबल नहीं है, लिमिटेड लोगों के लिए होम वोटिंग एप्लीकेबल है। वो लिमिटेड लोग कौन कौन से हैं, ये दोनों। अदर स्टेप्स बाय इलेक्शन कमीशन टू मेक वोटिंग इंक्लूसिव, और कौन कौन से स्टेप्स इलेक्शन कमीशन ने लिए हैं वोटिंग को इंक्लूसिव करने के लिए। स्वीप, आपको ये पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। दिस इज रिलेटेड टू अवेयरनेस, अवेयरनेस जनरेशन के लिए है स्वीप। ठीक है, ऑल्सो सेंसिटाइजर्स फ्रेंड फैमिली पोलिंग ऑफिशियल्स एक्सेट्रा। मल्टी कंस्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आरवीएम, एक नया कंसेप्ट आ रहा है, लाया गया है, दैट enables migrant voters to exercise their vote from their current place of residence। सपोज कीजिए कि व्यक्ति है who lives in like सपोज राजस्थान, राजस्थान में रहता है और बंदा माइग्रेट करके चला गया है दिल्ली। ठीक है, उसका वोटर कार्ड है राजस्थान का, बट वो पहुंच गया दिल्ली में, तो क्या दिल्ली में बैठ करके अपने राजस्थान के लिए वोट कर सकता है? उसी केस में रिमोट ईवीएम का कॉन्सेप्ट लेके के आया गया है कि दिल्ली में उसको आरवीएम मिलेगा और यहाँ वोट देगा, वोट उसका राजस्थान में लगेगा। ठीक है, पोस्टल बैलेट क्या है, पोस्टल बैलेट इट अलाउज वोट्स बीइंग सेंट बाय पोस्ट, मतलब एक लिफाफे में करके आप अपना वोट मेंशन करके आप भेज दो बाय पोस्ट, और आपका वोटिंग हो गया। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, पर्सन्स आर एंटाइटल्ड टू वोट बाय पोस्ट, कौन कौन से लोग, स्पेशल वोटर्स, सर्विस वोटर्स, वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी, इलेक्टर्स सब्जेक्टेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो पोस्टल बैलेट एक इंपॉर्टेंट अच्छा सा कंसेप्ट है, जैसे हमने अभी देखा होम बैलेट सिस्टम, अब ये है पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट किस केस में एप्लीकेबल है, इन केसेस में एप्लीकेबल है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रॉक्सी वोटिंग, इट अलाउज रजिस्टर्ड इलेक्टर टू डेलीगेट हिज वोटिंग राइट्स टू अ रिप्रेजेंटेटिव ही नॉमिनेट्स, अवेलेबल फॉर सर्विस वोटर्स। प्रॉक्सी वोटिंग जो है सर्विस वोटर्स के लिए है। तो तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको काम के आए हैं। पहला आया है होम वोटिंग, दूसरा है पोस्टल, तीसरा है प्रॉक्सी। तीनों का मतलब पता होना चाहिए, मीनिंग क्या है तीनों का। ठीक है, एलिजिबिलिटी, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो मीनिंग क्या है होम वोटिंग का, सब कुछ लेकर के घर पे चले गए और वहीं पे वोट दे दिया। पोस्टल बैलेट बाय पोस्ट भेज दिया। प्रॉक्सी वोटिंग मतलब जिस बंदे को वोट देना है उसने अपनी वोटिंग पावर किसी को डेलीगेट कर दी। सपोज कीजिए कि वोटर आईडी इस व्यक्ति का है, वो व्यक्ति उस जगह पे जाकर के वोट दे नहीं सकता, तो उसने अपनी वोटिंग पावर डेलीगेट कर दी पर्सन बी को, और पर्सन बी जो है इस व्यक्ति के बदले पर्सन बी जाकर के वोट देगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सी वोटिंग। एलिजिबिलिटी क्या है होम वोटिंग के केस में, हमने दो एलिजिबिलिटी देखी, एक पीडब्ल्यूडीज और एक 85 प्लस सीनियर सिटीजन्स। पोस्टल बैलेट हमने कुछ एलिजिबिलिटी देखी जो कि थे सर्विस वोटर्स वगैरह। उसी तरीके से प्रॉक्सी वोटिंग में जो है एलिजिबिलिटी क्या है, सर्विस वोटर्स। अब सर्विस वोटर्स क्या है, सर्विस वोटर्स आर मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस,
पर्सन हु इज एम्प्लॉयड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, पुलिस फोर्स में है, या मेंबर ऑफ अ फोर्स टू विच आर्मी एक्ट इज एप्लीकेबल। कहने का मतलब कि ऐसे लोग जो या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और इंडिया के बाहर पोस्टेड हैं, वो इंडिया आकर के वोट दे नहीं सकते, तो उन्होंने प्रॉक्सी वोटिंग के लिए किसी व्यक्ति को अपना पावर डेलीगेट कर दिया। या कोई व्यक्ति पुलिस फोर्स में है, ड्यूटी में है, आर्मी में है, तो ये मतलब होता है सर्विस वोटर्स का। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए कि विच आर द कैटेगरीज इंक्लूडेड इन द सर्विस वोटर्स। तो ये था ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म 17C। क्या होता है फॉर्म 17C? ओवरऑल रफ आइडिया, ज़्यादा चांसेस नहीं है, बट फॉर्म 17C होता है एसोसिएटेड विद डायरेक्शंस अंडर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। तो फॉर्म 16C जो है किसी एक्ट में नहीं है, रूल्स में है। ठीक है, रूल्स 1961 में। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एलिजिबल वोटर्स, हर बूथ पे कितने वोटर हैं उनकी जानकारी होती है, किन वोटर को वोट करना अलाउ नहीं है, कितने लोगों ने वोट नहीं दिया है, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन होता है फॉर्म 17C में। और फॉर्म 17C का रूट्स कहाँ पे है? 1967 के रूल्स में। नेक्स्ट है ब्रेल साइनेज। ब्रेल साइनेज मतलब वैसे लोग विच आर नॉट एबल टू विजुअली इम्पेयर्ड कह सकते हैं, ठीक से देख नहीं सकते, उनके लिए ब्रेल लिपि क्यों हुआ, जिसका मतलब वो टच करके वो चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ब्रेल साइनेज लेकर के आया है इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ पुडुचेरी। ब्रेल साइनेज इन इंग्लिश एंड तमिल इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में इन ऑल 1967 पोलिंग स्टेशंस। तो जितने पोलिंग स्टेशंस थे उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स थी उसमें ब्रेल साइनेज लेकर के आया गया, ताकि विजुअली इम्पेयर्ड पीपल लोगों को, वोटर्स को सुविधा हो। और ये कहाँ आया? पुडुचेरी में। छोटा सा इंपॉर्टेंट अच्छा फैक्ट है, चांसेस कम है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बट छोटा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप अपने वैल्यू एडिशन के लिए इसको ऐड कर सकते हैं। इट विल एनेबल विजुअली इम्पेयर्ड और ब्लाइंड वोटर्स टू पार्टिसिपेट इंडिपेंडेंटली एंड कॉन्फिडेंशियली, बिकॉज वो टच करके पकड़ सकते हैं कि या उन्हें वोट देना किसको है, कौन सी पार्टी को, कौन से कैंडिडेट को। However, if electorate desires, she will still be allowed to bring a companion। लेकिन अगर वो उसे लगता है तो अपना कंपेनियन कैरी कर सकता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना पूछने नहीं जा रहा है आपसे यूपीएससी, तो इन चीज़ों को इग्नोर कीजिए। बस ब्रेल साइनेज जैसी चीज़ ईवीएम में एप्लीकेबल हो गई है, एक्सपेरिमेंट किया गया इसका पुडुचेरी में, बस इतना याद रखिए। So this was like one section completing related to elections. We will be learning more on other different topics in our next video.